गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करी थी और वो एक्सपेरिमेंट क्या बता रहा था, जो दे ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस दी थी, परिकल्पना दी थी कि कोई भी कण होता है उससे संबंधित भी क्या होगी, एक तरंग होगी। ठीक है, उसका एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंस दिया था वो किसने दिया था, डेविसन और जर्मर ने दिया था। और वो हमने देखा भी था कि डे ब्रोगली ने जो फॉर्मूला दिया था उस फॉर्मूले से जब अपन तरंग दैर्ध्य ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रॉन की 54 वोल्ट विभवांतर पे, तो अपने पास 1.67 एंगस्ट्रॉम आई थी। और जब अपन ने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से ब्रैग डिफ्रैक्शन, ब्रैग विवर्तन समीकरण को मानते हुए, ब्रैग विवर्तन वाली घटना को मानते हुए, इलेक्ट्रॉन का विवर्तन मानते हुए अगर अपन लैम्डा का मान ज्ञात करते हैं तो अपने पास कितना आया था, लैम्डा बराबर 1.65 एंगस्ट्रॉम आया था। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट दोनों क्या थे, बराबर थे। इसलिए ये बात स्पष्ट हुई कि वास्तव में जो छोटे पार्टिकल हैं उनकी जो वेवलेंथ है वो मेजरेबल होती है, इसलिए वो क्या होती है, दृष्टिगोचर होती है। बड़े पार्टिकल के साथ भी क्या होती है, वेव एसोसिएट होती है, संबद्ध होती है, लेकिन वो अपन दैनिक जीवन में मापन नहीं कर पाते उसका, इसलिए अपन को दिखाई नहीं देती या प्रेक्षित नहीं हो पाती है अपने पास। ठीक है, बाकी होती जरूर है, ये डे ब्रोगली ने कहा था। ठीक है, इसके बाद अपने पास एक और छोटी सी हाइपोथेसिस आती है, या अपन गए छोटी सी और बात थी, हाइजेनबर्ग ने करी थी वो, और हाइजेनबर्ग के नाम पे उसको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, इसके अपन बात करेंगे कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या था और क्या ये बात बताता है अपने पास। तो हाइजेनबर्ग ने कहा था कि जो छोटे पार्टिकल होते हैं सब एटॉमिक, उनके लिए ज़्यादा प्रेक्षणीय होता है, यानी उनके लिए वही बात दे ब्रोगली वाले की, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं छोटे पार्टिकल, उनके लिए अपने पास वेवलेंथ मेजरेबल होती है। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, उनके लिए जो तरंग स्वरूप है वो ज़्यादा प्रेक्षित होता है, तो अपन देख पाते हैं, मेजर कर पाते हैं। और बड़े जो पार्टिकल उनके लिए अपन देख नहीं पाते, क्योंकि उनकी संगत जो तरंग दैर्ध्य होती है बहुत कम होती है उसकी वैल्यू। इसलिए तो यही बात इसके लिए भी लागू हुई, इन्हीं बातों के लिए हाइजेनबर्ग ने भी एक सिद्धांत दिया। उसने कहा था कि जब अपन कोई पार्टिकल की बात कर रहे हैं, किसी कण की बात कर रहे हैं, है ना, किसी भी कण की बात कर रहे हैं, है ना, और हम ये कह रहे हैं कि ये कण गति कर रहा है, मान लो कहीं भी गतिशील अवस्था में है या अस्थिर अवस्था में है, कहीं भी है, तो हम इसकी दो स्थितियाँ मापन कर, दो चीज़ों का मापन करते हैं। किन किन का मापन करते हैं, एक तो इसकी स्थिति का मापन करते हैं कि कण कहाँ पर होगा, ठीक है, और कण का वेग या संवेग, जिसकी अपन बात करें, वेग के आधार पर कण का क्या ज्ञात कर लेंगे अपन, संवेग v होगा तो p बराबर mv अपन ज्ञात कर लेंगे। तो हाइजेनबर्ग कहता है कि कण जिस दिशा में भी गति कर रहा उस दिशा विशेष में, ध्यान रखना ये दोनों राशियां किसी एक दिशा विशेष की बात कर रहा है हाइजेनबर्ग, अलग अलग दिशाओं की नहीं कर रहा कि अपन गति तो कण को x दिशा में करा रहे हैं, उसका संवेग अपन किधर माप रहे हैं, y दिशा में माप रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मापना अपन को, है ना। अपन को जिस दिशा में कण गति कर रहा है उसी दिशा में अगर दो राशियों का मापन करें अपन एक साथ, ये स्थिति ध्यान रखना दोनों प्रकार की हो सकती है। अगर कण कोणीय गति कर रहा है तो ये कोणीय स्थिति होगी, और ये संवेग भी कौन सा होगा, कोणीय संवेग होगा। अगर सामान्य स्थिति में गति कर रहा है सरल रेखीय में रेक्टिलिनियर पाथ पर, तो स्थिति उसकी होगी और उसका वही संवेग होगा, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ये कहता है कि किसी भी कण के लिए जो स्थिति है अक्ष, सपोज अक्ष दिशा में वो कण गति कर रहा है ना, इस दिशा में वो कण गति कर रहा है अक्ष, हाइजेनबर्ग कहता है कि ये स्थिति अक्ष और इसका संवेग p, और अक्ष दिशा में इसलिए कौन सा, p अक्ष। ठीक है, इन दोनों की स्थिति, इन दोनों की जो वैल्यू है वो प्रिसाइजली, यानी बहुत ही सटीक रूप से, परिशुद्ध रूप से एक साथ ज्ञात नहीं की जा सकती। हाइजेनबर्ग ये कहता है कि अगर कण इस अक्ष दिशा में गति कर रहा है ना, और आप ये बताना चाह रहे हो कि सपोज किसी टाइम पर कि कण यहाँ पर है, कण की पोजीशन ये है अक्ष, इतने में उसका मोमेंटम बदल जाएगा, इतने में क्या हो जाएगा, उसका मोमेंटम चेंज आ जाएगा। यानी अगर आप इस पॉइंट पर अक्ष बताना चाह रहे हो, किसी कण की स्थिति बताना चाह रहे हो, इतने में इस कण का इस पर मोमेंटम बदल जाएगा, कितने मान से, डेल्टा px मान से। मोमेंटम में वेरिएशन कितना होगा, डेल्टा px होगा। ठीक है,
अगर आप ये चाहते हो कि सपोज इस पॉइंट पर हम केवल px मापना चाह रहे हैं, तो हम अगर इस पॉइंट पर केवल px मापना चाह रहे हैं तो और जिस टाइम अपन px मापते हैं उस टाइम क्या बदल जाएगी, ये स्थिति बदल जाएगी और स्थिति में अनिश्चितता कितनी हो जाएगी, डेल्टा x हो जाएगी। इतने में वेरिएशन हो जाएगा। हम किसी पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं मोमेंटम का, सपोज इस पॉइंट इतने में स्थिति उसकी बदल, अपन मोमेंटम तो सपोज अपन ढंग से याद कर लेते हैं प्रिसाइज, लेकिन स्थिति बदल गई, है ना। तो हाइजेनबर्ग ये कहता है कि उसकी मोमेंटम यानी उसका संवेग और उसकी स्थिति दोनों का एक साथ परिशुद्धता पूर्वक मापन नहीं किया जा सकता। इतने छोटे कणों के लिए, जब ये छोटे छोटे कण होते हैं, जब ये मोमेंटम में होते हैं, तो उस कंडीशन में किसी भी समय पर उनकी स्थिति और उसी दिशा में संवेग का घटक है उसका मापन एक साथ नहीं किया जा सकता। इनको विहित संयुग्मी राशियां कहा जाता है। इन राशियों को क्या कहा जाता है, विहित संयुग्मी। कैनोनिकल कंजुगेट राशियां। हाइजेनबर्ग कहता है कि इन कणों के लिए विहित संयुग्मी जो राशियां होती हैं उनका एक साथ, यानी किसी भी कण के लिए जब वो गतिशील अवस्था में होता है, छोटा से छोटा कण, बहुत छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो जब गतिशील अवस्था में होते हैं तो उनके लिए स्थिति और संवेग का यथार्थता पूर्वक मापन एक साथ एक ही समय पर नहीं किया जा सकता। अगर अपन स्थिति यथार्थतापूर्वक स्थिति का मापन करते हैं तो उसके संवेग में डेल्टा px अनिश्चितता हो जाती है, और अगर अपन स्थिति का संवेग का मापन करते हैं किसी पॉइंट पर तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता कितनी हो जाती है, डेल्टा x हो जाती है। समझ गए। अगर ये स्थिति ये अगर किधर गति करता, y डायरेक्शन में गति करता, तो ये क्या होता, डेल्टा y होती स्थिति में अनिश्चितता, और इसमें मोमेंटम में अनिश्चितता कितनी होती, डेल्टा py होती, है ना। y दिशा में विहित संयुग्मी राशियां ये होती। विहित संयुग्मी राशियां हाइजेनबर्ग ऐसे परिभाषित करता है कि विहित संयुग्मी राशियां वो राशियां होती हैं जिनका कण के लिए एक साथ एक ही समय पर यथार्थतापूर्वक मापन नहीं किया जा सकता, कुछ न कुछ अनिश्चितता उनमें हमेशा बनी रहती है। और हाइजेनबर्ग ने कहा था कि ये जो अनिश्चितता होती है, यानी स्थिति का मान अगर डेल्टा x है, परिवर्तन यानी स्थिति में अनिश्चितता सपोज डेल्टा x होती है, और उसके मोमेंटम में सपोज डेल्टा px होती है अनिश्चितता, कि जब स्थिति मापते हैं तब तो मोमेंटम में अनिश्चितता आ जाती है संवेग में, और जब संवेग मापते हैं तो स्थिति में अनिश्चितता आ जाती है। तो इन दोनों ही प्रकार की अनिश्चितताओं का गुणनफल हमेशा ही क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू h बार बाई 2, ये होना चाहिए। ये हाइजेनबर्ग कहता है। और अगर y की डायरेक्शन में लें तो वही बात है, इंटू डेल्टा py, दैट शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू बाई 2, और डेल्टा z इंटू डेल्टा pz, दैट also greater than equal to h bar by 2, where h बार क्या है, प्लांक कांस्टेंट में 2 पाई का भाग लगाने पे जो राशि आती है वो h बार कहलाती है। ठीक है, ये वाली कंडीशन अपने पास है। तो अपन कह रहे हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत को दर्शाता है। वो कहता है कि इतनी अनिश्चितता, न्यूनतम अनिश्चितता इतनी तो होगी ही होगी, ये न्यूनतम अनिश्चितता तो स्थिति और संवेग के गुणनफल में इतनी तो होगी ही होगी, ये हाइजेनबर्ग कहता है। और इसके साथ हाइजेनबर्ग एक बात और भी जोड़ता है। हाइजेनबर्ग क्या बात ऐड करता है इसके साथ, हाइजेनबर्ग कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता हो, कैसा लगता हो कि ये जो अनिश्चितता हुई है ना, स्थिति और संवेग में अनिश्चितता हुई है, वो अपने पास जो मापने वाले उपकरण थे ना उनकी वजह से ऐसी हुई है। अगर अपने पास और भी बहुत सटीक मापन करने वाले उपकरण होते तो अगर ये अनिश्चितता शायद नहीं होते, जबकि ऐसा नहीं है। बाद में जो सिंगल स्लिट इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन वगैरह देखा गया तो उसमें पता चला कि वास्तव में ये अनिश्चितता उपकरणों के कारण नहीं है, ये वास्तव में अनिश्चितता होती ही है। समझ गए बात आप। तो हाइजेनबर्ग कहता है कि यह अनिश्चितता वास्तव में होती है, न्यूनतम मान इसका h बार बाई 2 होता है, बाकी इससे ज़्यादा भी हो सकता है इस अनिश्चितता का मान। तो वो कह रहा है कि केवल मापन की त्रुटि के कारण यह अनिश्चितता नहीं आती है, यह अनिश्चितता वास्तव में ही होती है। इसको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। और ये आती क्यों है, ये इसलिए आती है कि कण का जो छोटे जो कण होते हैं उनका तरंग सदृश जो व्यवहार होता है, उस तरंग सदृश व्यवहार के कारण ऐसा होता है। उस तरंग सदृश व्यवहार होगा, इसका मतलब उसका एक तरंग फलन होगा उसको डिनोट करने के लिए, और उस तरंग फलन का जब अपन मापन करते हैं, तरंग फलन के रूप में जब कण का अध्ययन करते हैं, तब ये अनिश्चितताएं अपन को क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं। समझ गए। अगर अपने पास सपोज कोणीय स्थिति है तो क्या होगा, डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा एल, सपोज जेड डायरेक्शन तो डेल्टा एल जेड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, h बार बाई 2। ठीक है। कोणीय स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी, डेल्टा थीटा, और कोणीय जो संवेग है डेल्टा एल उसमें अनिश्चितता होगी, वो भी क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू h बार बाई
2 होगी। यही नहीं, हाइजेनबर्ग इससे भी आगे जाता है थोड़ा सा, और हाइजेनबर्ग ये भी कहता है कि अगर अपन परमाणुओं की बात करें तो परमाणु में जब एक्साइटमेंट होता है तो निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में परमाणु उत्तेजित हो जाता है। फिर वो कहता है कि वहाँ से परमाणु क्या करता है, एक फोटोन जनरेट करता है, उत्सर्जित करता है और उच्च ऊर्जा स्तर से वापस किस में आ जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर में। तो हाइजेनबर्ग ये कहता है कि जो मूल ऊर्जा अवस्था होती है परमाणुओं में, जो मूल स्तर होता है, मूल स्तर, ये तो क्या होता है, निश्चित होता है। इसमें तो क्या होता है, निश्चितता होती है इसमें तो, है ना, ये तो सर्टेन होता है, इसमें तो सर्टेनिटी होती है। लेकिन जो उच्च ऊर्जा स्तर होते उनमें सर्टेनिटी नहीं होती। जैसे यहाँ इस चीज़ का अपन बात करें थोड़ा सा, कि अगर आप कहते हो कि सर हमने डेल्टा अक्स का मापन किया, हमने स्थिति का मापन किया और स्थिति हमें कितनी मिली, 0, स्थिति में अनिश्चितता कितनी मिली, 0, कि हमने कण गति कर रहा है उसकी स्थिति मापनी चाहिए, तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर हमने फिक्स मापन उसका कर लिया, फिक्स मापन कर लिया, तो स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी, 0। तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर आप प्रेशराइज्ड स्थिति का मापन करोगे तो इस कंडीशन में डेफिनेटली आपके पास मोमेंटम में जो अनिश्चितता होगी वो कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। ये हाइजेनबर्ग का सिद्धांत कहता है कि आप जब एक चीज का मापन करने बैठोगे ना बहुत परिशुद्धता के साथ, तो दूसरी में अनिश्चितता अनंत की तरफ अग्रसर होगी। समझ गए बात आप, ये वाली बात होती है। इसलिए यहाँ भी एक चीज़ और आई, इसमें परमाणु में जब अपन देखते हैं कि ऊर्जा स्तर होते हैं, उनमें हाइजेनबर्ग ने कहा कि जो परमाणुओं में ऊर्जा स्तर है ना, या परमाणु जब उत्तेजित होते हैं तो उनकी ऊर्जाओं में जो परिवर्तन है वो ऊर्जा में अनिश्चितता इनटू परमाणु जिस ऊर्जा स्तर में जा रहा है उस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा में अनिश्चितता इनटू कितने टाइम तक वो वहाँ रह सकता है उसके समय में अनिश्चितता, दोनों का ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, मान h/2 होना चाहिए। समझ गए बात आप। ये हाइजेनबर्ग कहता है कि ये वास्तव में, फिर अपन आ गए कि हाइजेनबर्ग ये नहीं कहता कि अपन ने जो बात करी है वो केवल मापन के जो उपकरण हैं उनमें त्रुटि के आधार पर ना, वो कहता है कि ये तो होती ही है बाय लॉ। ठीक है, तो ये कहता है कि बाय नेचर अपने पास ये तो वास्तव में ऐसी त्रुटियां देखने को मिलती हैं, प्रेजेंट होती हैं ऑलरेडी। तो कहता है कि अगर किसी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा में अनिश्चितता डेल्टा टी है तो वहाँ परमाणु के ठहरने की या समय की अनिश्चितता कितनी होगी, डेल्टा टी होगी, और दोनों का गुणनफल कितना होगा, h/2 या उससे बड़ा होगा। जैसे अपन के मूल ऊर्जा स्तर की बात करें, है ना, हाइड्रोजन में अपन कहेंगे कोई भी परमाणु होता है, किसी भी परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की बात करें, है ना, जो मूल ऊर्जा स्तर होता है उस मूल ऊर्जा स्तर को आप क्या कहते हो, यह निश्चितता दर्शाता है। मूल ऊर्जा स्तर की निश्चितता का मतलब क्या हुआ, आप कहते हो कि यहाँ परमाणु कितने टाइम तक रह सकता है मूल ऊर्जा स्तर में, यानी मूल ऊर्जा स्तर का किसी भी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन है उसका कितना रहता है लाइफ टाइम, डेल्टा टी कितना रहता है, इनफाइनाइट। यानी परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में कोई भी इलेक्ट्रॉन या परमाणु जब मूल ऊर्जा स्तर में रहता है तो जब तक बाहर से आप इसको ट्रिगर नहीं करते हो तब तक वो लाइफ टाइम यानी अनंत तक समय तक कहाँ ठहर सकता है, वो उस मूल ऊर्जा स्तर में ठहर सकता है। इसलिए डेल्टा टी अनंत की ओर अग्रसर होगा तो डेल्टा ई किधर अग्रसर होगा, 0 की ओर। इसका मतलब मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा में अनिश्चितता कितनी रहती है, 0 रहती है। इसीलिए कहा है कि ये मूल ऊर्जा स्तर क्या दर्शाता है, निश्चितता दर्शाता है ना। ठीक है, इसलिए मूल ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा होती है वो निश्चित होती है। ठीक है, लेकिन उच्च ऊर्जा स्तरों की बात करते हैं कि जब अपने पास परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो आप सामान्यतः क्या कहते हो कि जब परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो कितने टाइम बाद, लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड बाद क्या होता है, परमाणु किस में आ जाता है, वापस अपने मूल ऊर्जा स्तर में आता है जहाँ से वो गया था। और तो ये क्या कहलाता है, डेल्टा टी, लाइफ टाइम कहलाता है। यानी ये उस ऊर्जा स्तर में, यानी अपन कह रहे हैं कि ये मूल ऊर्जा स्तर था, इससे परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर में गया, यहाँ आया। समझ गए। तो यहाँ से क्या पता चला कि परमाणु जैसे यहाँ आया था तो यहाँ कितने टाइम तक ठहरा था, 10⁻⁸ ही, डेल्टा टी हो गया अपने पास, 10⁻⁸ समय तक ठहरा था। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत ये कहता है कि यहाँ से जब परमाणु वापस न्यून ऊर्जा स्तर में आएगा तो वो कहता है कि यहाँ से उत्सर्जित फोटोन की अगर ऊर्जा देखो या अपन यूँ कहें कि इस ऊर्जा स्तर की ऊर्जा में अनिश्चितता कितनी होगी, डेल्टा ई होगी। समझ गए। और डेल्टा ई कितनी होगी, मिनिमम h/डेल्टा टी होगी, यानी बराबर कितनी होगी, h/10⁻⁸ होगी डेल्टा ई। 0 तो नहीं है,
नहीं है। इसका मतलब फिक्स ऊर्जा तो नहीं है। इसका मतलब यह है कि डेल्टा ई जीरो नहीं है, यानी ऊर्जा में परिवर्तन जीरो नहीं है। इसका मतलब ये जो ऊर्जा स्तर है इसकी ऊर्जा में परिवर्तन कितना है, डेल्टा ई है। इसका मतलब यहाँ एक सिंगल ऊर्जा स्तर ना होकर के अपने पास फिक्स ऊर्जा का ऊर्जा स्तर ना होकर के यहाँ बहुत सारे ऊर्जा स्तर होंगे और उनका एक समूह है आपको यहाँ मिलेगा, यूं समझ गए। और इस समूह में ऊर्जा का जो अपने पास अनिश्चितता रहेगी, यानी परमाणु इन समूहों के किस भाग में गया, नीचे वाले भाग में, मिड वाले में, ऊपर वाले स्तरों में गया है, कहाँ गया है, ये इतना वेरिएशन दर्शाता है उच्च ऊर्जा स्तर वाला। तो इसलिए वहाँ से उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन होगा या जो फोटोन होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन जब निम्न स्तर में आएगा तो उत्सर्जित जो फोटोन होगा उस फोटोन की ऊर्जा में जो वेरिएशन आएगा वो कितना होगा, डेल्टा ई। इसका मतलब उच्च ऊर्जा स्तर है वो निश्चितता नहीं है उसकी ऊर्जा की, उसकी ऊर्जा में निश्चितता कितनी है, डेल्टा ई होती है, जो बाद में पता भी चला था, है ना। तो इसका मतलब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत इस बात की भी क्या करता है, सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। ये हाइजेनबर्ग का क्या कहलाता है, अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है, जो आपसे क्या होता है, पूछा जाता है एग्जाम में 2 नंबर का, 1 नंबर का, इस प्रकार से। ठीक है, याद कर सकते हो आप इससे अब आराम से। ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। इसी के साथ आपका चैप्टर भी क्या होता है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला खत्म होता है। इसमें अगर अपन न्यूमेरिकल देखें तो 1-2 न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे क्या न्यूमेरिकल है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता 0.1 नैनोमीटर हो, आपसे कहा गया है एग्जाम्पल, कोई जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा अक्स दी गई आपको कितनी, 0.1 नैनोमीटर दी गई है। कितनी, यानी 0.1 नैनोमीटर का कितना हुआ, 1 एंगस्ट्रॉम दी गई है। चूँकि 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10 की घात -9 मीटर होता है। फिर 0.1 है तो एक और आ गया तो कितना हो गया, 1 एंगस्ट्रॉम आ गया। तो इसकी संवेग में अनिश्चितता पूछ रहा आपसे, डेल्टा पी एक्स, ध्यान देना। डेल्टा पी वाई तो क्या होगा, 0 होगा, ध्यान देना, क्योंकि डेल्टा पी वाई में अपन क्या कर सकते हैं, सफलतापूर्वक कर सकते हैं मापन इसका, डेल्टा जेड में भी कर सकते हैं। हाँ, जिस दिशा में स्थिति में अनिश्चितता उसी दिशा का संवेग लेना है। तो डेल्टा पी एक्स होगा, आप जानते हो चूंकि हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है वो डेल्टा अक्स इंटू डेल्टा क्या होता है, पी एक्स। मिनिमम मान कितना हो सकता है इसका, मिनिमम मान h/2 हो सकता है। तो यहाँ से डेल्टा पी एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा पी एक्स बराबर h/2 डेल्टा अक्स। एच बार का मान कितना था, 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड अपॉन 2 इंटू स्थिति में अनिश्चितता 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होगा, 10 की घात -10। ठीक है, कितना हुआ यहाँ से गया तो 10 की घात माइनस कितना बचा, 24। 2 का इसमें भाग दिया, कितना बचा, 0.5 फिर 2। तो डेल्टा पी एक्स कितना आया अपने पास, डेल्टा पी एक्स बराबर कितना आया, 0.527 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, संवेग में अनिश्चितता का मान आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल करोगे पिछली बार वाले टॉपिक का, जो पिछला टॉपिक था इससे, वो अपन ने क्या पढ़ा था, बहुत सिंपल वे में आप ज्ञात कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। आपको कहा गया कि 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। कौन सी तरंग दैर्ध्य, आपसे कहा गया, एग्जाम्पल क्या दिया गया आपको कि 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन की द्रव्य तरंग दैर्ध्य, इसको द्रव्य तरंग दैर्ध्य भी बोलते हैं ना, डे ब्रोगली को। द्रव्य तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो, ये दिया गया। कई बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। हाँ, क्या दिया गया है, देखो गिवन, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन क्या दिया गया है, दिया गया है वोल्टता का मान दिया गया, कितना, 100 वोल्ट। किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए दिया गया है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये तो आप जानते ही हो, काम आए तो ठीक है, वरना आपको याद रखना ही है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है कि दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, तो दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी, या द्रव्य तरंग दैर्ध्य,
देखो इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, आवेशित कण है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी कैसा होता है, -1.6 होता है। तो अब तो जानते हो आवेशित कणों के लिए जो दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य थे लैम्डा डी, वो कितना आया था 12.27 अपॉन √V। ये V वोल्ट में था अपने पास, ठीक है। इसलिए कितना मान आ गया 12.27 बत्ते √10, 100, ठीक है। एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम में था सारा का सारा मान, किस में आया था, एंगस्ट्रॉम में। तो लैम्डा डी कितना हो गया, लैम्डा डी √110 भाग दिया 1.27 एंगस्ट्रॉम। ये उस इलेक्ट्रॉन से संबंधित डे ब्रोगली लैम्डा डी ई कह सकते हो आप इसको, डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी, आराम से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक एग्जाम्पल और भी है। कह रहा है कि समान विभवांतर से त्वरित प्रोटॉन और एल्फा कण के लिए दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करवा रहा है, समान विभवांतर से त्वरित, है ना। दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, और दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य किसके लिए, अल्फा कण के लिए। कह रहा है इनका अनुपात ज्ञात करना आपको, ये एग्जाम्पल दिया है। विभवांतर क्या है, त्वरित करने का जो विभवांतर है वो क्या है, समान है दोनों के लिए, ठीक है, समान विभवांतर है दोनों के लिए, ठीक है। तो आप जानते हो, चूंकि सॉल्यूशन में क्या जानते हो आप, चूंकि हम जानते हैं दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, लैम्डा, सबसे पहले आप क्या जानते हो, h/रूट कितना, याद करो, देखें h/√2mE, ठीक है। E क्या होता है अपने पास, गतिज ऊर्जा होती है। Q अगर आवेश होता है किसी कण पर और उसको V वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया गया, तो यहाँ लैम्डा कितनी हो जाएगी, h/√2mQ इंटू V, ये हो जाएगी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि फॉर प्रोटॉन के लिए m का मान कितना है अपने पास, mp, m प्रोटॉन है, और q कितना है, ये E के बराबर है। सपोज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को अपन E से लिख देते हैं, इसके बराबर है। तो लैम्डा फॉर प्रोटॉन क्या हो गई, लैम्डा फॉर प्रोटॉन h/√2mp इंटू E इंटू V, ये दो। और फॉर ड्यूट्रॉन, या सॉरी और अल्फा, अल्फा के लिए जो m अल्फा होता है वो कितना होता है, ये m प्रोटॉन तो mp के बराबर था। जो अल्फा कण वो देखो क्या होता है, अल्फा वास्तव में होता क्या है, 2He4++, यही तो होता है। हीलियम का नाभिक होता है, ठीक है ना। हीलियम का नाभिक, उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, यानी 4 होता है टोटल। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास अगर अपन लगभग बराबर सा माने, यानी mp अराउंड इक्वल है mn के, तो उस कंडीशन में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, टोटल 4 हो गया। तो मैं इसको 4mp कह दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है। और इस पर चार्ज देखो कितना है ना, द्विआयनित हीलियम है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जो Q होगा इस पर वो कितना होगा, 2 इंटू E, इसके बराबर होगा। इसलिए लैम्डा अल्फा कण के लिए क्या होगा, h/√2 इंटू 4mp इंटू 2E और V, तो कितना हो गया लैम्डा, लैम्डा अल्फा के लिए h/4 दूनी 8 दूनी 16 mp इंटू EV, कितना हो गया लैम्डा अल्फा, ये 2 नंबर 3 नंबर हो गया। नाउ अपने पास लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा चाहिए। लैम्डा p कितना, h/√, कितना 2mp इंटू V अपॉन h/√16 mp इंटू V। तो h से h कट गया,
एम पी ई वी से एम पी कट गया, ई कट गया, वी कट गया, 2 से ये कट गया तो 8 आ गया। तो कितना आया, लेमडा पी अपॉन लेमडा अल्फ़ा बराबर √8 बराबर 2√2, ये अनुपात आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल भी अपन आराम से इन फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर पूरा होता है। इसके और पिछले चैप्टर के टेस्ट के लिए आप तैयार रहें, जो कि नेक्स्ट सेशन में होगा। ठीक है, धन्यवाद।